नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, प्रधान संपादक आनंद मार्ग पत्रिका। और आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका अपना एक विशेष नाम है। सन 1970 से ये लिख रहे हैं और बाल साहित्य में इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे लघु कविता संग्रहों की। जी हाँ, अब तक इनके 7 लघु कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। घमंडीलाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। अब बात करते हैं आपके लघु कविता संसार की। सबसे पहले मेरे हाथ में है आपका ये लघु कविता संग्रह आंगन में चांदनी। जी हाँ दर्शकों, डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल जी का लघु कविता संग्रह आंगन में चांदनी इनका पहला लघु कविता संग्रह है। इसके बारे में बात करते हैं इनसे। सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस लघु कविता संग्रह की रचना की बात इनके मन में कैसे आई। तो घमंडीलाल जी बताइए कि इस लघु कविता संग्रह यानी आंगन में चांदनी की रचना की बात आपके मन में कैसे आई। जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जहाँ तक लघु कविता संग्रह की बात है तो 2019 में प्रोफेसर रूपदेव गुण के सानिध्य में या संपादन में एक लघु कविता साझा संकलन का प्रकाशन हुआ, जिसमें हरियाणा के लघु कविताकारों की कविताएं शामिल की गई। तो आपकी कविताएं भी उसमें शामिल हुई? जी हाँ, मेरी भी कविताएं उन्होंने मांगी, मैंने उनको भेजी। पुस्तक प्रकाशन के उपरांत उन्होंने और अधिक प्रेरित किया कि इस दिशा में मैं ज़्यादा काम करूं। 2021 के आते आते मेरी काफ़ी कविताएं इकट्ठी हो गई, जिनके प्रकाशन का मैंने मन बनाया और भूमिका के लिए उनको पांडुलिपि भेजी। तो इससे एक कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। माँ हमारे जीवन की पूंजी होती है, अनमोल पूंजी जी। माँ को लेकर ही मैंने एक परिकल्पना की थी। माँ के आने से हमारे आंगन में चांदनी हो जाती है जी। तो इसी पर एक लघु कविता देखिए, आंगन में चांदनी जी। आज गांव से माँ शहर आई है, आज गांव से माँ शहर आई है। घर की देहरी खुलकर मुस्कुराई है। वाह। घर की देहरी खुलकर मुस्कुराई है, नैनों में जुगनू से चमक उठे। खुशियों की चुहिया ने भी दुर्दिन की पोथी कुतरी। धवल स्निग्ध चांदनी आंगन में उतरी। वाह, बहुत धवल स्निग्ध चांदनी आंगन में उतरी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब इसके बाद अगले संग्रह की यदि बात करें तो वो है शब्दों से दोस्ती। जी हाँ दर्शकों, शब्दों से दोस्ती लघु कविता संग्रह है डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल जी का दूसरा लघु कविता संग्रह। तो घमंडीलाल जी, इसके बारे में बताइए कि शब्दों से दोस्ती लघु कविता संग्रह आपने जो लिखा जी, इसमें क्या कुछ है और किस तरह से इसकी रचना यात्रा शुरू हुई। आंगन में चांदनी के प्रकाशन के 1 वर्ष के बाद मुझे लगा कि अब इस दिशा में कुछ काम सार्थक करना चाहिए। फिर मैंने गहराई से इस विधा का एक दोबारा से अध्ययन किया और रूपदेव गुण जी से पुनः संपर्क किया। और उस 1 साल के दौरान काफी लघु कविताएं इकट्ठी हो गई। इसी बीच श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट से मेरा संपर्क हुआ। वो लघु कविताओं के संग्रहों के प्रकाशन पर भिन्न भिन्न योजनाएं बना रहे थे जी। तो मैंने उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा और पांडुलिपि प्रकाशनार्थ भेजी, जिसका शीर्षक रखा शब्दों से दोस्ती। तो इसमें से एक कविता हो जाए आपकी, एक लघु कविता जी, जो भी आपको पसंद हो जी। आप अपनी जुबान से, अपने मुखारबिन से उसे यहाँ प्रस्तुत करें। संग्रह की पहली कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दों से दोस्ती जी जीवन को नया मकसद देती है। शब्दों से दोस्ती जीवन को नया मकसद देती है। मायूसी की पूंजी हर लेती है। मनुष्यों की बजाय शब्दों से दोस्ती करो। खाली मन का तहखाना खुशियों के खजाने से लबालब भरो। वाह, बहुत खूब। और इसके बाद बात करते हैं आपके अगले लघु कविता संग्रह की, जिसका शीर्षक है दर्शकों प्यारी प्रकृति हमारी। जी हाँ, प्यारी प्रकृति हमारी, ये है डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल जी का अगला लघु कविता संग्रह, जिस पर इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये विचार, ये विषय प्रकृति से संबंधित जो इन्होंने इस लघु कविता संग्रह में समाहित किए हैं, इनके मन में कैसे आए। जी, प्यारी प्रकृति हमारी मेरा तीसरा लघु कविता संग्रह है। इस दौरान प्रोफेसर रूपदेव गुण जी
विषयों का बंटवारा करके लघु कविताएं लिखवाने की ओर अग्रसर हो रहे थे। जी। उन्होंने प्रकृति शब्द दिया और आपको दिया प्रकृति शब्द के इसके उन्होंने एक ऊपर पत्र लिख करके सभी को भेजा, प्रकृति से संबंधित कविताएं आप लिखिए, लघु कविताएं। तो मैंने बहुत चिंतन मनन किया और प्रकृति के विभिन्न आयामों का बंटवारा करके 26 टॉपिक बनाए और 108 कविताएं लिखी। और फिर उनको एक बार दोबारा रीराइट किया, दोबारा पढ़ा। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ उस विषय पर और कविताएं लिखता रहा। तत्पश्चात भूमिका के लिए मैंने प्रोफेसर उदय गुण जी को भेजी। उन्होंने बहुत प्रशंसा की और फिर आनंद कला मंच के द्वारा मेरी दूसरी पुस्तक, लघु कविता की तीसरी पुस्तक है लेकिन यहाँ से ये दूसरी पुस्तक है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से ये दूसरी पुस्तक है। तो अब इसमें से एक लघु कविता फिर हुआ, इसमें से एक लघु कविता जो भी आपको पसंद हो। प्रकृति के अलग अलग मैंने आयामों को बांट रखा है इसमें। तो कोई एक पेड़ पौधे पर ही सुना रहा हूँ। क्या तुम जानते हो फेफड़े शरीर का महत्वपूर्ण अंग? क्या तुम जानते हो फेफड़े शरीर का महत्वपूर्ण अंग? इन फेफड़ों से ही सांस लेता हर प्राणी। पेड़ पौधे भी धरती के फेफड़े होते जी। इनसे ही धरती श्वसन क्रिया करे, पेड़ पौधों से वजूद धरती का रहे। बहुत बढ़िया कविता। और दर्शकों, ये है तलाश एक स्वर्ण कुमार की। ये घमंडी लाल जी की अगली पुस्तक है जो आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। इसके बारे में इनसे जानते हैं। तो तलाश एक श्रवण कुमार की, इसमें आपने क्या दिखाया है? जी, जहाँ तक तलाश एक श्रवण कुमार की नामक लघु कथा, लघु कविता संग्रह की बात है, आनंद कला मंच से मेरा जुड़ाव हो चुका था। वहाँ से प्रकाशित ये तीसरा लघु कविता संग्रह है जिसमें प्रोफेसर उदय गुण जी ने भूमिका लिखी। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि वे माता पिता जिनकी संतानें विदेशों में जा बसी है, उनके मन में कितनी पीड़ा रही होगी। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी, लघु कविता लिखी। कविता का अर्थ यहाँ लघु कविता से ही है जी जी। और फिर मैंने उसी विषय को लेकर के और कविताएं लिखी और इस तरह से पूरा एक संग्रह बन गया। फिर दोबारा से संग्रह की भूमिका के लिए प्रोफेसर उदय के पास पांडुलिपि भेजी। उनको बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट को प्रकाशन के लिए अपनी पांडुलिपि भेज दी। और 1 माह के भीतर ही पुस्तक बहुत सुंदर कलेवर के साथ छप करके पाठकों के सामने आई, एक नया विषय लेकर। जी जी। और इसके बाद यदि हम बात करें अगली पुस्तक की, तो उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि इसमें जो तलाश एक स्वर्ण कुमार की नामक जो लघु कविता है उसका पाठ आप अपने मुख से करें तो अच्छा रहेगा। जी जी। पहली कविता मैंने रखी है लघु कविता तलाश एक स्वर्ण कुमार की जी। दिव्यांग माता पिता ने दोनों बेटों को चाव से पाला पोसा। दिव्यांग माता पिता ने दोनों बेटों को चाव से पाला पोसा, खूब पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाया। उच्च शिक्षा ग्रहण कर बेटे विदेश में जा बसे। माता पिता को तलाश थी एक श्रवण कुमार। और अब बात करते हैं आपके अगले लघु कविता संग्रह की। अगला लघु कविता संग्रह है पानी तेरी अजब कहानी। जी हाँ, डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी का ये लघु कविता संग्रह है पानी तेरी अजब कहानी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि पानी तेरी अजब कहानी की कहानी यानी रचना की कहानी आपके दिमाग में कैसे आई? पानी आज की सबसे ज्वलंत समस्या है जी। अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ पानी की बर्बादी ज़्यादा करते हैं, उनका उपयोग कम करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमें अगली पीढ़ी को ये संसाधन सौंप करके जाना है। जी जी। तो यही विचार मेरे मन में आया और मैंने पानी के विभिन्न आयामों का खंड वाइज अलग अलग खंडों में विज्ञान का विद्यार्थी रहा जी जी, फिर अध्यापक भी रहा। तो पानी के अलग अलग मुद्दों को लेकर के मैंने अलग अलग खंड बनाए और हिंदी के मुहावरे भी उसमें पानी के ऊपर शामिल किए। इस तरह से एक बहुत सुंदर लघु कविता संग्रह की मैंने परिकल्पना की और लेखन किया और फिर भूमिका के लिए प्रोफेसर उदय गुण जी को भेजा। जैसे हम देखते हैं कि इसमें पानी क्या है जी, और पानी कहाँ कहाँ, पानी के स्रोत, पानी के प्रकार और पानी के गुण,
पानी के उपयोग, पानी के बिना जिंदगी, जी जल प्रदूषण, जी पानी से बीमारियां, जी पानी पर मुहावरे, जी जागरूकता पानी के प्रति, जी पानी करे पुकार आदि जी। आपने खंड बनाए जी, हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि आपने फिर से इसे भूमिका के लिए प्रोफेसर रूपदेव जी, गुण जी के पास जी। भिजवाया, तो उन्होंने भूमिका लिखी है इसकी और उन्होंने बड़ी तारीफ की है जी। आपकी जो कला है उसकी और जो विषय उठाए जी। हैं उनकी इसमें भूमिका में। जी जी तो अब आप अपने मुख से इसकी कोई भी एक कविता अपने दर्शकों के साथ साझा करना अब चाहें। मेरा रिश्ता है कि यहाँ विशेष बात कहना चाहूँगा, भूमिकाकार के लिए प्रोफेसर रूपदेव गुण जी का और प्रकाशन के लिए श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट से स्थायी रूप से बन चुका था, बन चुका है, बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया। पानी के महत्व को दर्शाती हुई तमाम कविताओं में से एक कविता आपके सामने जी, रख रहा हूँ। जी। मैं पानी हूँ, पहली कविता है जी। मैं पानी हूँ। मैं पानी हूँ हिंदी भाषा में जल, नीर, अम्ब, सलिल, पानी। अंग्रेजी भाषा में वाटर, संस्कृत भाषा में जलम, अरबी भाषा में मोया। मेरे भिन्न भिन्न नाम, मुझसे जिंदगी संवरे, मुझसे जिंदगी मिले, मेरा गुणगान हो हमेशा। वाह, बहुत खूब। और अब इसके बाद दर्शकों अगला जो लघु कविता संग्रह है इनका, उसका शीर्षक है प्यार जीवन का आधार। प्यार जीवन का आधार यानी कि एक ऐसा लघु कविता संग्रह है जिसमें प्यार के विभिन्न रूपों को, विभिन्न स्वरूपों को डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी ने रेखांकित किया है, अपनी तरफ से उन्हें परिभाषित करने की कोशिश की है और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे जी। कि प्यार शब्द को लेकर के लिखने की बात आपके मन में कब कैसे आई? प्यार शब्द लघु कविता के क्षेत्र में मेरी मूल संकल्पना है। जी। दरअसल प्यार हमारे जीवन का आधार है। प्यार के बिना ना परिवार में काम चलता है, ना समाज में, ना ही हमें जीवन में कुछ मिलता है। मतलब प्यार है तो ये तो संसार प्यार है तो सब कुछ है। फिल्मों में तो प्यार की बहुत महिमा है। जी जी। तो प्यार जीवन का आधार मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी प्यार जीवन का आधार रखा। और मेरे ख्याल से भूमिका फिर से रूपदेव गुण जी ने लिखी। भूमिका रूपदेव गुण जी ने लिखी, प्रकाशन आनंद कला मंच से हुआ। और इसकी एक विशेष बात, इसके विषय उनको इतने अधिक पसंद आए कि इनको एक लेटर के रूप में लिख करके सबको सर्कुलेट उन्होंने कर दिया कि भाई आप इस पे लिखिए, इस विषय पर कविताएं लिखिए। तो आप इसमें से एक कविता कोई आप सुनाना चाहें तो वो आपका स्वागत है। प्यार से दुनिया रंगीन, एक ये कविता है इसमें। प्यार से दुनिया रंगीन। प्यार से बन जाते सपने सतरंगे। जी। प्यार से बन जाते सपने सतरंगे, जीवन में भग जाती हर कमी। जीवन से भग जाती हर कमी। प्यार जहाँ डेरा डाले वहीं हो जाता खुशियों का बसेरा। वाह। प्यार में डूब कर देखो खुद जान जाओगे, प्यार से दुनिया बन जाती रंगीन। प्यार से दुनिया बन जाती प्यार से रंगीन। दुनिया बन जाती रंगीन। और इसमें आपने संदेश दिया प्यार का। जी हाँ। प्यार से दुनिया रंगीन बन जाती। जी। इसके बाद आप समाज को नैतिक शिक्षा से प्रेरित करने के लिए, यानी कि समाज को नैतिक शिक्षा देने के लिए लेकर के आए। नैतिक मूल्य कितने अमूल्य। जी हाँ दर्शकों, घमंडी लाल अग्रवाल जी की अगली पुस्तक यानी कि अगले लघु कविता संग्रह का शीर्षक है नैतिक मूल्य कितने अमूल्य। यानी कि नैतिक मूल्यों का तो कोई मोल होता ही नहीं। तो घमंडी लाल अग्रवाल जी ये पुस्तक लेकर के आए, यानी कि इन्होंने इस पुस्तक की रचना की, लघु कविता संग्रह की। तो बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि नैतिक मूल्य कितने अमूल्य पर एक लघु कविता संग्रह भी होना चाहिए? जहाँ तक नैतिक मूल्यों की बात है तो 32 वर्षों के अध्यापन के दौरान मैंने पाया कि आज की पीढ़ी में ये नैतिक मूल्य लोप होते जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही, नैतिक मूल्यों के अभाव। जी हाँ। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कुछ उनको आगाह करें, कुछ उनको ऐसा साहित्य दें ताकि वे इस दिशा में अपने को संवारें, निखारें। और मैंने नैतिक मूल्यों में से कुछ मूल्य वर्गीकृत किए और फिर उनके ऊपर 5-5, 6-6 लघु कविताएं लिख करके संग्रह, अपना 7वां संग्रह तैयार किया। यानी ये कह सकते हैं सतरंगा लघु कविता संग्रह हो गया, जिसकी भूमिका प्रोफेसर रूपदेव गुण, प्रकाशन वही आनंद कला मंच। और कविता इसमें से एक,
और इसमें से इन मूल्यों में से एक मूल्य के ऊपर कविता दे रहा हूँ। मदद, सहायता हम जब दूसरों को करते हैं तो हम खुद भी अपनी सहायता करते हैं। मदद ही एक अदद, मदद ही एक अदद वह गुण जो करे जरूरतमंदों को सुखी। मदद ही एक अदद वह गुण जो करे जरूरतमंदों को सुखी। देकर अनोखी खुशी समूचा तनाव हर लेती मदद। अकेलेपन को हटाए सेहत को भी ठीक बनाए। मदद करनी सीखो, मदद करनी सीखो। और ये तो आपके लघु कविता संसार के ऊपर बातचीत हुई जी। और हम जानते हैं कि आप आकाशवाणी के अनुबंधित गीतकार भी हैं, आपने बहुत बार उल्लेख किया है। जी हाँ। लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि ये अनुबंधित गीतकार होना अपने आप में क्या है, क्योंकि आकाशवाणी जिस किसी भी कलाकार को अपने प्रसारणों में आमंत्रित करती है उसके साथ एक अनुबंध करती है। तो अनुबंधित तो वो होता ही है, लेकिन आप जिस रूप में अनुबंधित शब्द का इस्तेमाल करते हैं उससे ये लगता है कि आकाशवाणी के साथ आपका कोई स्थायी कॉन्ट्रैक्ट है। जी। तो वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। आकाशवाणी से मेरी यात्रा 1979 में शुरू हुई, जब मैं दिल्ली में पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रहा था। उसी दौरान मैं एक दिन आकाशवाणी दिल्ली के बाल कार्यक्रम में चला गया। वहाँ मेरी मुलाकात बालक राम नागर से हुई जी। उनको मैंने अपने बारे में बताया तो वो मेरे पर साहित्य से, बाल साहित्य से पहले से ही परिचित थे। तो उन्होंने काफ़ी गीत मेरे सुने और अगले संडे को मुझे आने को न्योता दिया। उस समय इतवार को नन्ही दुनिया नन्हे कार्यक्रम, नन्ही दुनिया नन्हे गीत का नामक कार्यक्रम आया करता था, जिसमें अच्छे अच्छे बाल गीतकारों का गीत रिकॉर्ड होकर के बजाए जाते थे। उन्होंने मेरे काफ़ी गीत चुने, उनको बच्चों से गवाया और प्रसारित किया। लगभग 1 साल बीतने पर आकाशवाणी रोहतक की ओर उन्होंने मुझे जाने की ओर इशारा किया, क्योंकि मैं सुझाव दिया। हाँ, सुझाव दिया। क्योंकि मैं गुड़गांव रहता था। उन्होंने कहा कि आपका जोन गुड़गांव से रोहतक सीधा पड़ेगा, यहाँ से भी हम आपके गीत लेते रहेंगे। तत्पश्चात मैं आकाशवाणी रोहतक जा पहुंचा। मेरी मुलाकात आशा शुक्ला से हुई। वे किसी कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी। मैंने उनको अपना परिचय दिया तो बैठे। उन्होंने मेरी बाल कविताएं, बाल गीत काफ़ी सुने और काफ़ी रचनाएं उन्होंने तुरंत प्रभाव से चयन कर ली। और वे भूल गई कि मैं किसी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी। 2 घंटे बाद जब उन्हें याद आया तो मैंने कहा मैं तो वहाँ जा रही थी। फिर उनकी रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी और उस दिन मेरे ही गीत उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए। एडवांस रिकॉर्डिंग करने की वहाँ पर एक प्रथा थी। कोई कलाकार आ जाए तो उसके कार्यक्रम की एडवांस रिकॉर्डिंग करके उसको पेमेंट प्रसारण के बाद भेज दिया करते थे। इस तरह से मेरा जुड़ाव हो गया। 4-5 साल तक मेरे काफ़ी गीत बच्चों के आते रहे, बच्चों के कार्यक्रम में। जी हाँ। उन्होंने गीत संगीत के प्रति मेरा रुझान देखते हुए वहाँ मेरी मुलाकात BN गोयल जी से हो गई। उन्होंने सुगम संगीत के लिए मुझे गीत लिखने के लिए कहा। मैंने कुछ गीत उनको लिख करके दिए, उन्होंने प्रसारित किए। श्री कृष्ण शर्मा जी अच्छे संगीतकार थे, उन्होंने धुनें बनाई और उसके 1 साल के बाद उन्होंने मुझे अनुबंधित कर लिया। अच्छा, अनुबंधित कैसे? जी, अनुबंध का अर्थ है कि आप स्थायी रूप से आप हमारे केंद्र पर गीत भेजेंगे और हम उनको रिकॉर्ड करके आकाशवाणी के दूसरे केंद्रों पर भेजेंगे। अच्छा। और फिर जब साल भर में सारे गीत इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी पेमेंट हम दिया करेंगे। इस तरह से एक पर स्थायी रूप से उन्होंने अनुबंध किया 1985 में BN गोयल ने। वो तब से वो आज तक चला रहा है। इस तरह से मैं बाल गीतकार से एक अनुबंधित गीतकार बन गया। आकाशवाणी के अनुबंधित गीतकार बन गए। बच्चों के गीतों के साथ साथ सुगम संगीत में मेरे गीत आने लग गए। काफ़ी गीत रिकॉर्ड हुए, मेल फीमेल दोनों ही आवाज़ों में। तो दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि एक बाल गीतकार के रूप में, बाल साहित्यकार के रूप में डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी की अपनी एक विशेष पहचान है। इनकी रचनाएं पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। तो डॉक्टर घमंडी लाल जी, आप बताइए कि आपकी रचनाएं किस किस पाठ्यक्रम में कहाँ पर शामिल हुई हैं? मेरा पत्र पत्रिका में लिखने और छपने का सिलसिला 1970 से शुरू हुआ, जैसा पहले भी बताया जा चुका है। उस समय की पत्रिकाओं लोटपोट, बाल भारती, नंदन, चंपक, सब में मेरी रचनाएं छपने लग गई थी। एक दिन महाराष्ट्र सरकार से मुझे, उस समय तो फोन का जमाना नहीं था, पत्र आया कि आपकी अमुक कविता बाल भारती में प्रकाशित है, हम उसको अपने पाठ्यक्रम में लेना चाहते हैं, आप अपनी स्वीकृति दें। मैंने उनको स्वीकृति प्रदान की और वो पुस्तक में आ गई। उसका
पारिश्रमिक मुझे भेजा गया और उसके अगले साल के बाद फिर उन्होंने मुझसे सीधे ही कविता मांगी। फिर 3-4 वर्षों तक 1-1 साल का गैप दे करके पुस्तकों के लिए मांगते रहे, अनुबंध करते रहे, पारिश्रमिक भेजते रहे। इसके पश्चात SCERT में कविताओं के लेखन का सिलसिला चल पड़ा। नई कविताएं ली जानी थी, पुरानी निकालनी थी, पाठ्यक्रम में बदलाव होना था, तो वहाँ मुझसे कविताएं काफ़ी लिखवाई गई और मेरी 8 कविताएं पाठ्यक्रम में रखी गई जी। कक्षा 3, 4, 5 और 6 में हिंदी और सामाजिक विषय में। इस तरह से पहले महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा सरकार के पाठ्यक्रम में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार से निमंत्रण आया, वहाँ के कुछ पुस्तकों में रखी गई, फिर दिल्ली सरकार से वहाँ के प्राथमिक पाठ्यक्रम में कुछ। इस तरह से 20 से 25 रचनाएं मेरी काफ़ी रखी जा चुकी है और कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स ने भी कविताएं रखी। अभी एक फरीदाबाद के प्रकाशक, वो भी उनकी पाठ्य पुस्तकों में मेरी 5 रचनाएं शामिल की गई हैं। मेरे मित्र डॉक्टर इंद्रजीत सिंह देहरादून से, उनके संपादन में वो पुस्तकें आएंगी। तो साहित्यिक यात्रा आपकी बहुत लंबी, सन 1970 से ये शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद आपको मान सम्मान भी बहुत मिले होंगे। कुछ साहित्य अकादमी दिल्ली से मिले होंगे, कुछ हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से मिले होंगे। तो उनके बारे में संक्षेप में यदि आप बताना चाहें तो। पुरस्कारों का सिलसिला लेखन के 20 वर्ष के बाद मैंने पुस्तक प्रकाशन की सोची। अच्छा। मुझे लगा कि ये वहाँ पाठकों को भी लगने लगा कि पुस्तक कोई ना कोई आनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात साफ करना चाहूँगा कि पुस्तक प्रकाशन में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अपने लेखन से संतुष्ट हो जाएं तब पुस्तक तब पुस्तक छपवानी चाहिए। 1989 में मेरी प्रथम पुस्तक कानाबाती कुर बाल गीत संग्रह आई और उसको मैंने पुरस्कार के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी भेज दिया। उस समय चंडीगढ़ में हुआ करती थी अकादमी, और पहली पुस्तक पर मुझे पुरस्कार मिल गया। पहली पुस्तक पर पहली बार हरियाणा साहित्य। आपको याद होगा उसी पुस्तक से अपने साथ था, यानी कि अपने बीच पत्राचार का जो सिलसिला था वो भी शुरू हुआ था। कानाबाती कुर, ये नाम मुझे बहुत याद है। उस टाइम मैं रेडियो पर आकाशवाणी रोहतक के युवा संसार में संयोजक हुआ करता था और आपसे मुलाकात हुई थी। तो ये कानाबाती कुर से यानी कि आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये तो हुआ आपके साहित्यिक मतलब के सफ़र का सिलसिला, आपके साथ साझा हुआ, बातचीत हुई और पुरस्कार को लेकर के भी आपने बताया। इसमें मेरे ख्याल से बड़ा पुरस्कार रह गया जिसका आपने जिक्र नहीं किया। अभी तो ये शुरुआत थी 1990 में, फिर उसके बाद उसी पुस्तक पर शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार देश भर से मंगवाई गई किताब उस पर मिला। फिर 93 में फिर हरियाणा साहित्य अकादमी से मिला, फिर 97 में फिर हरियाणा साहित्य अकादमी से मिला। इस तरह से 7 बार मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी से कृति पुरस्कार मिले। मुझे जहाँ तक याद है कि 8 बार मिला होगा। 8वीं बार किसी साहित्यकार को नहीं मिला। 8वीं बार फिर मुझे बड़ा सम्मान मिला, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार जी। और उसके साथ ही हिंदी अकादमी दिल्ली से भारतीय दर्शन पुरस्कार, प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल भारती सम्मान, ये सब बड़े बड़े चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, ये सब बड़े बड़े सरकारी सम्मान थे जिनसे मेरे लेखन को बल मिला, मेरी जिम्मेदारी बढ़ी और समाज में भी एक अलग छवि बनी जी। तो ये तो आपकी साहित्यिक यात्रा हुई और उसके प्रतिफल के रूप में आपको जो सम्मान मिले उनकी चर्चा हुई। और हमारे दर्शक आपसे एक मतलब जानना चाहेंगे आपके जीवन यात्रा के बारे में कि आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई। 25 अक्टूबर सन 1954 को रेवाड़ी ज़िले के गांव पाड़ला। तो उस वक्त आपका परिवेश कैसा था, यानी कि जो आपका बचपन गुजरा उस वक्त आपके परिवेश में साहित्यिक वातावरण था या नहीं था, इसके बारे में भी शायद हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो आप बताइए कि बचपन में आपने साहित्यिक वातावरण देखा या नहीं देखा, माता पिताजी का व्यवहार साहित्य के प्रति यानी कि साहित्य को लेकर के कैसा था, या उनको कब कैसे पता चला कि आप साहित्य में रुचि रखते? जी, घर में माता पिता बिल्कुल, पिताजी तो कृषक थे, बाबा जी भी कृषक थे, माता जी गृहिणी थी, घर में कोई ऐसा परिवेश था नहीं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा। प्राथमिक कक्षाओं में मैं उच्च कक्षाओं की पुस्तकें पढ़ता था। तो पिताजी ने एक बार देखा कि ये 5वीं क्लास में 10वीं की किताब पढ़ रहे हो। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन ऐसे स्कूल में जाकर के मेरे अध्यापक से पूछा कि ये क्या करता है ये? कहने कि तो बहुत होशियार है, सारा काम यही कर लेता है।
फिर पिताजी चुपचाप आ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मुझे अध्ययन करते रहे। और मेरी रुचि पहाड़ों पर जाने की, जंगलों में, खेतों में, ये सब प्रकृति के संपर्क में ज़्यादा रही। दिन में मैं घर की और ने कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की मनाही थी। पिताजी को इस तरह कोई ज्ञान था नहीं, इसलिए उनका भी कोई इसमें मैं दोष नहीं मानता। लेकिन मेरी रुचि उधर बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे अंदर कुछ दिया है, तो मुझे उसको बाहर निकालना चाहिए। तो अध्ययन करने के लिए रेवाड़ी, वहाँ से 24 किलोमीटर था, वहाँ से मैं पत्रिकाएं लेके आता था। अच्छा। निकटवर्ती कस्बा था कुंड मंडी, वहाँ मिलती नहीं थी, तो सप्ताह में एक दिन में अपने जो पैसे मिलते उनको बचा करके किराया लगा के, किराया बहुत कम था उस समय, तो पत्रिकाएं कुछ लेके आता था और रात में उनको पढ़ता था। दिन में पढ़ने की मनाही थी, दिन में तो किताबें पढ़ो स्कूल की, रात में लालटेन जला करके अपने आराम से अपने कमरे में बैठ कर पढ़ो। और लिखना भी रात में ही हो पाता था। इस तरह से यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रही। जब रचनाएं छपने लगी, पारिश्रमिक आने लगे, तब लेखन सार्वजनिक हो गया, घर वालों को पता चल गया, सब बाहर बिल्कुल दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी। और मेरा मनोबल तो शुरू से ही बढ़ा हुआ था और यात्रा मैंने शुरू कर दी, लेकिन आज तक कभी मैंने उसको रोका नहीं, ना ब्रेक आने दिया। समानांतर जीवन में और भी काम होते हैं, सारे काम होते हैं जीवन में, एक काम को रोक करके दूसरा नहीं किया जाता जी। सारे काम साइड बाई साइड चलते रहते। तो लेखन का काम मैंने कभी नहीं रुकने दिया। पढ़ाई हो, नौकरी हो, शादी ब्याह, बच्चे, उनको पढ़ाना, वो भी चलते रहे, सब चलते रहे। लेकिन ये काम निरंतर 1970 से 2025 तक आ पहुंचा। और अब तक काफ़ी पुस्तकें हो गई, काफ़ी लेखन हो गया, काफ़ी मान सम्मान मिला, सब कुछ। लेकिन मेरी यात्रा अब भी अनवरत जारी है और जारी रहेगी आमरण। तो सन 1970 में आपने साहित्य की यात्रा शुरू की और लगातार चलते चलते आज आप 2025 तक आप पहुँचे। यही आपकी सफलता का एक राज है, हम ये जान पाए हैं आपसे बातचीत करके। तो अपने साहित्यिक दर्शकों को या साहित्य में रुचि रखने वाले जो हमारे नवोदित साहित्यकार हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि साहित्य कोई दुकान नहीं होती है कि 6 घंटे खोल लिया फिर बंद कर लिया, संडे को छुट्टी हो गई, मंडे को घुमाएंगे। उसमें समर्पण, लगन और पठन पाठन, अध्ययन, ये सब जरूरी है। विद्यार्थी बन कर करके हम कुछ सीख सकते हैं। उम्र कोई प्रभाव नहीं डालती। आप 90 साल के लोग भी 10 साल के बच्चों के पास बैठेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। हमारे अंदर भाव होने चाहिए सीखने के। तो आज आपसे बातचीत से भी हमारे दर्शक बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा हमें लगता है। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया घमंडी लाल जी। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी, जिनका साहित्य की दुनिया में एक विशेष नाम है। बाल साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक विशेष पहचान है। सन 1970 से आज तक ये लगातार लिखते आ रही हैं और लगातार लिखने ने ही इनको एक पहचान दी है। इनका कहना है कि यदि आप साहित्य क्षेत्र में उतरते हैं तो लगातार लिखते रहिए, एक दिन आपको पहचान अवश्य मिलेगी। और हम तो कहेंगे कि अपनी रुचि के जिस किसी भी काम में आप लगे हैं उसे लगातार करते रहिए, बस करते रहिए और आपको अपनी एक अलग पहचान अवश्य मिलेगी। नमस्कार।